सात रंग में आपका स्वागत है। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि इस चैनल पर आपको कुछ अलग हटकर साहित्य संस्कृति की दुनिया की खबरें दिखाएं, कुछ शख्सियतों से मिलवाएं। हमारी इसी कोशिश के तहत हमने पिछले दिनों सात रंग सात खबर नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसे आपने काफ़ी पसंद किया। अब हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक नया कार्यक्रम, सात रंग सात कविताएं। इस कार्यक्रम में आप हर हफ्ते मिलेंगे कुछ नए कवियों से, सुनेंगे उनकी कविताएं और जानेंगे उनके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। देखिए सात रंग सात कविताएं। आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर मदन कश्यप का अधिकतर वक्त बिहार में बीता। वैशाली में उनका जन्म 1954 में हुआ। जेपी आंदोलन के दौरान उनकी राजनीतिक समझ को नई धार मिली और उनकी रचनाओं में जिंदगी की तकलीफों, समाज की सच्चाइयों के साथ साथ राजनीतिक चिंतन भी झलकने लगा। तमाम पत्र पत्रिकाओं के अलावा मदन कश्यप दूरदर्शन, आकाशवाणी, साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, हिंदी अकादमी से भी किसी न किसी तौर पर जुड़े रहे। उनके कुछ महत्वपूर्ण संग्रह हैं, लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में, कुरुज, दूर तक चुप्पी, अपना ही देश, मतभेद, लहूलुहान लोकतंत्र, राष्ट्रवाद का संकट और पंसोखा इंद्रधनुष आदि शामिल हैं। अपने गंभीर रचना कर्म के लिए उन्हें प्रतिष्ठित केदार सम्मान, नागार्जुन पुरस्कार, शमशेर सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान आदि से नवाजा जा चुका है। नमस्कार मित्रों, मैं आज सात रंग के अंतर्गत कुछ कविताएं मैं सुनाना चाहता हूँ। कल मैं नया रंग में था और उस पोर्टल की एक सुविधा यह थी कि वह स्त्रियों के लिए काम करने वाली संस्था है। स्त्रियों के संघर्ष और करुणा के कारण मैं उससे प्रभावित था और कल था। और आज सात रंग में का सबसे ज़्यादा महत्व मेरे जीवन में इस अर्थ में है कि ऐसे समय में जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उसके एक प्रतिमान के रूप में यह काम कर रहा है। और इसमें आमंत्रित करने के लिए हमारे मित्र प्रसिद्ध पत्रकार अतुल सिन्हा जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने का यह अवसर दिया है। तो सबसे पहले एक छोटी सी कविता, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। एक अश्वेत की हत्या हुई, लेकिन उसने जो एक बात कही अमेरिका में, जिस अश्वेत को जिस तरह से पुलिस वाले ने मारा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, आई एम नॉट ब्रीथिंग, तो उससे ये लगा कि ये ऐसी बात है जो हम सब की बात है। हम सब सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा समय है। चलिए व्याख्यान नहीं, बस छोटी सी कविता है, सुनाता हूँ। वह न रोया न गिड़गिड़ाया न दया की भीख मांगी, वह न रोया न गिड़गिड़ाया न दया की भीख मांगी, बस एक सच को, अपने समय और समाज के सत्य को तथ्य की तरह रखा। बस एक सच को, अपने समय और समाज के सत्य को तथ्य की तरह रखा। सांस टूटने से पहले की आखिरी आवाज थी, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वह एक तुम्हारा स्पर्श ही तो था, वह एक तुम्हारा स्पर्श ही तो था कि जिसके होने से होती थी मुझे ईश्वर की अनुभूति। वह एक तुम्हारा स्पर्श ही तो था कि जिससे ईश्वर के होने की अनुभूति होती थी। कोरोना ने मुझे निरीश्वर कर दिया। वह एक तुम्हारा स्पर्श ही तो था कि जिससे ईश्वर के होने की अनुभूति होती थी। कोरोना ने मुझे निरीश्वर कर दिया। नदी भी है और गांव भी है, बस
नदी भी है और गांव भी है, बस घाट कहीं खो गया है, घाट कहीं खो गया है। दूर दूर रहने या डूब डूब जाने से अलग, दूर दूर रहने या डूब डूब जाने से अलग एक शीतल स्पर्श का पाठ कहीं खो गया है, एक शीतल स्पर्श का पाठ कहीं खो गया है। लहरें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, सघन छायाएं भी वृक्ष की हैं, खाटें बिछी हैं, नावें बंधी हैं। बस जीवन की हलचल, बस जीवन की हलचल कहीं दूर दूर तक नहीं है, बस जीवन की हलचल कहीं दूर दूर तक नहीं है। बिना जिसके समय का, बिना जिसके समय का ठाट कहीं खो गया है, ठाट कहीं खो गया है। 88 साल के हो चुके समाज, साहित्य और संघर्षों को संवेदनशीलता के साथ देखते, महसूस करते सेरा यात्री की कहानियां तमाम लोगों ने पढ़ी होंगी। उनकी हर कहानी में खुद को देखा भी होगा। लेकिन 26 उपन्यास, 17 से ज़्यादा कहानी संग्रह, 2 व्यंग्य संग्रह और साहित्य की तमाम विधाओं पर धुआंधार लिखने वाले सेरा यात्री ने कविताएं भी लिखी हैं, ये कम ही लोग जानते हैं। साहित्यिक खेमेबाजी से दूर रहने वाले यात्री जी को साहित्य श्री, साहित्य भूषण और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान जैसे कुछ गिने चुने सम्मान तो जरूर मिले, लेकिन उन्हें साहित्य जगत के उन तथाकथित बड़े सम्मानों से दूर रखा गया जिन्हें लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। बहरहाल यात्री जी की एक कविता आपके लिए। बीमारी और कमजोरी की वजह से आवाज बेशक साफ ना हो, लेकिन आप सुनेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा। रात आधी हो गई है, दे रही कितनी दिलासा, द्वार से आकर जरा सा चांदनी पिछले पहर की, पास आजो सो गई है, रात आधी हो गई है। साथी सोन कर कुछ बात, साथी सोन कर कुछ बात, बात करते उड़ो परस्पर, तरुदलों के मंद मरमर, बात करती सारी लहरियां, कूल से जलस्नात साथी सो न कर कुछ बात, बात करते सो गया तू, बात करते सो गया तू, स्वप्न में फिर खो गया तू, स्वप्न में फिर खो गया तू, और बाकी रह गई आधी बात आधी रात, साथी सो न कर कुछ बात। जो शुरू की थी सुनानी, जो मुझे की थी सुनानी, पूर्ण कर वह कहानी। आज जिसका हर नशा में अंत चिर अज्ञात, साथी सो न कर कुछ बात, रात आधी हो गई है, हो रही ले रही कितनी दिलासा, द्वार से आकर जरा सा चांदनी पिछले पैर की, पास आकर सो गई। कुछ लोग कहते हैं कि कवि उपेंद्र कुमार की कविताएं
कुछ जटिल हैं, लेकिन उनकी कविताओं का फलक बहुत बड़ा है। 1947 में बिहार के बक्सर में जन्मे उपेंद्र कुमार बेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा में तमाम उच्च पदों पर रहे हों, लेकिन उनका रचना कर्म लगातार जारी रहा है। कविताएं उनकी शिराओं में दौड़ती हैं। पहले प्रेम कविताएं लिखते लिखते उपेंद्र कुमार ने तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों को आज के दौर में बतौर खंडकाव्य पेश किया। उदास पानी, प्रेम प्रसंग, प्रतीक्षा में पहाड़, अपना घर नहीं आया जैसे तमाम कविता संग्रहों के अलावा इंद्रप्रस्थ और वायु पुरुष तक कई सम्मानों से नवाजे गए उपेंद्र कुमार ने 7 रंग के लिए भी 3 कविताएं पढ़ी। बड़े काम की चीज होते हैं रिटॉरिक भी, बड़े काम की चीज होते हैं रिटॉरिक भी। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह रिटॉरिक था जिसके सहारे मैंने चुनकर उठा लिया जीने के अधिकारों का आधार कार्ड। उपेक्षित छोड़ वही कहीं पड़े मरने के अधिकारों को। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह रिटॉरिक था जिसके सहारे मैंने चुनकर उठा लिया जीने के अधिकारों को का आधार कार्ड। उपेक्षित छोड़ वही कहीं पड़े मरने के अधिकारों को। जब हो रही होती है प्रायोजित बहसें राज कक्षों में, जब हो रही होती हैं प्रायोजित बहसें राज कक्षों में, निकाले जा रहे होते हैं जुलूस पूर्व निर्धारित मार्गों पर, तब बहसों और नारों के बढ़ते शोर के बरक्स, तब बहसों और नारों के शोर के बरक्स सानुपातिक ढंग से बढ़ते जाते हैं भय, भ्रम, आशंका और अविश्वास जन गण के मन में। होता है यह सारा गड़बड़ झाला, होता है यह सारा गड़बड़ झाला मात्र इसलिए कि भुला दी गई चुनने की परंपरा, भुला दी गई चुनने की परंपरा। जन्म सिद्ध से पहले मृत्यु सिद्ध अधिकारों, मृत्यु सिद्ध अधिकार, मृत्यु सिद्ध अधिकार। भविष्य बन होम कुंड में उतर जाने की स्वतंत्रता का, भविष्य बन होम कुंड में उतर जाने की स्वतंत्रता का। बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाका बन जाने की स्वतंत्रता का। सत्य को सीने पर सामने से झेलने की स्वतंत्रता का। बलिदानों की परंपरा के कायम रहने की शर्त है, बलिदानों की परंपरा के कायम रहने की शर्त है चुनने की आजादी। जीने के अधिकारों से पहले मरने के अधिकारों को चुनने की आजादी, जीने से पहले मरने के अधिकारों को चुनने की आजादी। बड़े सारे काम हो जाते हैं संपन्न, बड़े सारे काम हो जाते हैं संपन्न, ऐसे कर कमलों से कि रह जाते हैं हम स्तब्ध, कि रह जाते हैं हम स्तब्ध। या चाहते हैं ठहाका लगाना इतनी जोर से कि कर कमल ही रह जाए स्तब्ध। विद्यालय के पुस्तकालय का उद्घाटन स्कूल के फंड से पैसा खाते रहने वाले चेयरमैन के कर कमलों से। मंदिर का शिलान्यास सबसे अधिक चंदा देने वाले सुविख्यात तस्कर के कर कमलों से। सबसे ज्यादा शर्मिंदा तो होते हैं, सबसे ज्यादा शर्मिंदा तो होते हैं देख किसी अमर शहीद की प्रतिमा का अनावरण देश को बेच खाने वाले कर कमलों द्वारा। नरक के भय से डराने और स्वर्ग के सुखों से ललचाने वाले ईश्वर, नरक के भय से डराने और स्वर्ग के सुखों से ललचाने वाले ईश्वर को कब का
भगा चुके हम लोग वापस लौटते समय कर कमलों के कारनामों का धीमे स्वरों में करते हुए उल्लेख लेते हैं विदा एक दूसरे से। वापस लौटते समय कर कमलों के कारनामों का धीमे स्वरों में करते हुए उल्लेख लेते हैं विदा एक दूसरे से, उच्चारते हुए अंतिम टिप्पणी, उच्चारते हुए अंतिम टिप्पणी, यह दुनिया बची नहीं रहने लायक, यह दुनिया बची नहीं रहने लायक। हे ईश्वर अब तुम ही कुछ करो, हे ईश्वर अब तुम ही कुछ करो। मृत्यु जितना ही शाश्वत है अत्याचार भी, मृत्यु जितना ही शाश्वत है अत्याचार भी, जो छूता है सबको कहीं न कहीं, कभी न कभी। स्थिति सापेक्ष है महसूस होना अत्याचार का, स्थिति सापेक्ष है महसूस होना अत्याचार का। बिलबिला जाते हैं हम जब हो रहा होता है अत्याचार हम पर, बिलबिला जाते हैं हम जब हो रहा है होता है अत्याचार हम पर। अदृश्य रहता है हमारी समझ और नजर से जब हम खुद कर रहे होते हैं अत्याचार किसी और पर। अदृश्य रहता है हमारी समझ और नजर से जब हम खुद कर रहे होते हैं अत्याचार किसी और पर। ज्यादातर मामलों में हम रहते हैं तटस्थ, किनारे खड़े मात्र दर्शक। हो रहा होता है अत्याचार जब किसी और के द्वारा किसी और पर। कुछ ऐसा ही था तटस्थ रह जाने वाला किस्सा छत्तीसगढ़ की जमालो मक्तम की मृत्यु का। 12 वर्ष की बाल श्रमिक जिसे देखनी थी यह दुनिया प्रकृति और माँ की गोद में बैठ। जाना था उसे स्कूल, जाना था उसे स्कूल, रंग बिरंगी पुस्तकों के मनमोहक चित्रों में पढ़ना था, रंग बिरंगी पुस्तकों के मनमोहक चित्रों में पढ़ना था। जीवन की सुंदरता को समा गई एक दर्दनाक मौत के जबड़ों। आह कैसी विवशता, कौन सी लाचारी रही होगी प्रवासी मजदूरों की, कठिन नहीं है समझना। जिसके कारण लिया होगा उन्होंने मृत्यु पथ पर चलने जैसा निर्णय, जिसके कारण लिया होगा उन्होंने मृत्यु पथ पर चलने जैसा निर्णय। तेलंगाना से छत्तीसगढ़ पैदल वापस जाने का।